हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, जिनके भी पास कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट की पांचों यूनिट में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो जिन टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ऐसे काफी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और साथ में उनके आंसर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपने आज की वीडियो और देखेंगे इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि मे बी आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कॉर्पोरेट विल व्हेन इट कैन बी पाइड एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट। कॉर्पोरेट विल क्या होती है और कब इसे पाइड करा जाता है, मतलब लिफ्ट अप किया जाता है। तो कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू लीगल कंसेप्ट दैट सेपरेट द एक्शन एंड लायबिलिटी ऑफ कंपनी फ्रॉम दोज ऑफ इट्स शेयर होल्डर, डायरेक्टर एंड ऑफिसर। कॉर्पोरेट विल एक ऐसा लीगल कंसेप्ट है जो कि कंपनी को उसके शेयर होल्डर और डायरेक्टर से अलग करती है। इट इसेंशियली मींस दैट कंपनी इज कंसीडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसके अकॉर्डिंग जो कंपनी है उसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट करा जाता है। This separation provides protection to shareholder by limiting their personal liability for the company's debt and obligation। ये जो कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट है, ये शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करता है कि वो किसी भी कंपनी की लाइबिलिटी के लिए पर्सनली लायबल नहीं होंगे। However, there are circumstances under which the corporate will may be paid, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस हैं जब कॉर्पोरेट विल को पाइड किया जा सकता है, allowing court to hold shareholder, director और ऑफिसर लायबल। और कोर्ट क्या कर सकता है, शेयर होल्डर को, ऑफिसर को और डायरेक्टर को पर्सनली लायबल कर सकता है कंपनी के डेट के और एक्शन के लिए। ठीक है, अब वो कौन कौन से केस है, तो नंबर 1 है एजेंसी और ट्रस्ट प्रिंसिपल। तो जब कंपनी एज अ ट्रस्ट एजेंट और ट्रस्टी ऑफ शेयर होल्डर वर्क कर रही होती है, मतलब जो कंपनी है वो किस लिए बनाई गई है, एज अ ट्रस्ट और एजेंट ऑफ शेयर होल्डर, तो फिर उसके लिए शेयर होल्डर लायबल होते हैं अगर कंपनी कोई भी एक्शन करती है। फिर सब्सिडरी रिलेशनशिप, तो अगर ये देखा जाता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो सिर्फ किस लिए बनाई गई है, किसी टाइप की लाइबिलिटी या लीगल ऑब्लिगेशन जो होल्डिंग कंपनी की है उसे अवॉइड करने के लिए बनाई गई है, तो उस केस में जो एक्चुअल कंपनी होती है वो लायबल हो जाती है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव इनकॉर्पोरेशन और ऑल्टरेशन, तो वेयर द इनकॉर्पोरेशन और एनी अल्टरेशन इन एमओए और आर्टिकल ऑफ द कंपनी इज डन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस टू इवेड एनी लीगल ऑब्लिगेशन, द कोर्ट में पाइड्स द कॉर्पोरेट विल। जब आर्टिकल या मेमोरेंडम के अंदर कोई अल्टरेशन करी जाए किस लिए, किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, तो उस केस में क्या होता है, कोर्ट कॉर्पोरेट विल को पाइड कर सकती है, मतलब लिफ्ट अप कर सकती है। फिर है नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कंप्लाइंग विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू एनुअल जनरल मीटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर स्टैट्यूटरी फाइलिंग, द कोर्ट में होल्ड डायरेक्टर पर्सनली लायबल। अगर जो कंपनी है वो डिफॉल्ट कर जाती है किसी भी टाइप की कंपनी एक्ट के प्रोविजन की, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग की प्रोविजन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या कोई और प्रोविजन हो, तो उसके लिए फिर कोर्ट क्या कर सकती है, डायरेक्टर को पर्सनली लायबल कर सकती है। फिर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, तो इफ एनी पर्सन इज फाउंड गिल्ट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग द कंपनी, द कोर्ट में डायरेक्ट द लायबिलिटी शैल बी ऑफ दैट पर्सन एज वेल एज द कंपनी। अगर कोई पर्सन फ्रॉड में इन्वॉल्व पाया जाता है कंपनी के साथ में, तो फिर उस केस में क्या होता है, कोर्ट कंपनी और उस पर्सन दोनों को पर्सनली लायबल कर सकती है उनके फ्रॉड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड एज पब्लिक कंपनी इज रिड्यूस्ड टू दिस, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडी इन दिस रिगार्ड। एक पब्लिक कंपनी है, उसके मेंबर 6 से कम हो जाते, 6 मेंबर हो जाते हैं, तो फिर उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या उसकी रेमेडी होगी। तो देखिए, अब पब्लिक कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर, एक पब्लिक कंपनी के 7 मेंबर होने चाहिए। अगर मेंबर 7 से कम हो जाते हैं तो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं कहलाएगी, उसका जो टैग है पब्लिक कंपनी का वो खत्म हो जाता है, सीज हो जाता है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद वेरियस स्टैट्यूटरी प्रोविजन एप्लीकेबल स्पेसिफिकली टू पब्लिक कंपनी। जब वो कंपनी के 7 या 7 से ज्यादा मेंबर होते हैं तो उसे काफी सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना पड़ता है जो एक पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल होती है। These include filing of annual return, holding annual general meeting and adhering to corporate governance norm, जिसके अंदर क्या किया जाता है, एनुअल रिटर्न फाइल करना, एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करना और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म को फॉलो करना। If company fail to maintain the minimum number of member required for public company, it may face legal consequences including potential penalty and of under the Companies Act। अगर एक कंपनी में एक पब्लिक कंपनी में जितने मिनिमम नंबर जो 7 की जरूरत होती है, अगर उससे कम हो जाते हैं तो कंपनी को काफी सारी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, पेनल्टी भी लग सकती है कंपनी के ऊपर, जितनी भी कंपनीज एक्ट में बताई गई है। ठीक है,
नेक्स्ट है रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होती है। तो द कंपनी कैन इशू न्यू शेयर और ट्रांसफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ब्रिंग द नंबर ऑफ मेंबर बैक अप टू द एटलीस्ट 7। तो उस केस में अगर मेंबर 7 से कम हो जाते हैं तो कंपनी नए शेयर्स इशू कर सकती है या एग्जिस्टिंग शेयर्स को न्यू मेंबर्स को इशू कर सकती है जिससे 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। फिर एक्टिवली सीकिंग न्यू शेयर होल्डर थ्रू इशू शेयर इशुएंस, इनवाइटिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू इंक्रीज देयर होल्डिंग कैन हेल्प मीट द मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट। एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर रहेंगे उन्हें या नए शेयर होल्डर को नए शेयर इशू करके जो मिनिमम शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट है या मेंबर की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकती है। फिर इंश्योर प्रॉपर कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अगर मेंबर पूरे हो जाते हैं तो सारी जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उन्हें फॉलो करना होगा। फिर इफ मेंटेनिंग द स्टेटस पब्लिक कंपनी बिकम इम्प्रैक्टिकल, अगर कंपनी का ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि वो 7 मेंबर ना कर सके तो फिर क्या होगा, जो कंपनी का स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा और वो पब्लिक कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। फिर है कंसल्टिंग विद लीगल एडवाइजर, कंपनी सेक्रेटरी हु स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट लॉ टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट एंड ऑप्शन अवेलेबल फॉर रेमेडिंग द सिचुएशन। और क्या कर सकती है कंपनी, लीगल एडवाइजर से, कंपनी सेक्रेटरी से एडवाइस ले सकती है कि अगर मेरे मिनिमम मेंबर 7 से कम हो गए हैं तो मेरे को इसके क्या रेमेडी मिल सकती है इस केस में। तो ये सारी आपकी रेमेडीज हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। एक प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो अ प्रोड्यूसर कंपनी इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर सच एज फार्मर, आर्टिशियन, फिशरमैन एंड अदर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। ये एक तरीके की ऐसी कंपनी होती है जो किस लिए बनाई गई होती है, कोऑपरेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। किन चीजों को, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और कोऑपरेट और प्रमोट करने के लिए। प्राइमरी प्रोड्यूसर में कौन कौन आ जाता है, आपके फार्मर, आर्टिशियन, फिशरमैन और कई सारे जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से जुड़ी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर कंपनी हाइब्रिड बिटवीन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये एक तरीके की हाइब्रिड कंपनी होती है जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इट ऑपरेट प्राइमरीली टू फैसिलिटेट द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड इट्स मेंबर कैन पूल देयर रिसोर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ये किस लिए ऑपरेट होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर की एक्टिविटीज के लिए ऑपरेट होती है और जो इसके मेंबर हैं वो अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं आपस के सभी मेंबरों के बेनिफिट देने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, तो प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरिंग, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस। प्राइमरी प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करना, हार्वेस्ट करना, प्रोक्योर करना, ग्रेड करना, पूल करना, हैंडल करना, मार्केट करना, सेल करना और एक्सपोर्ट करना, ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। फिर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, तो ऐसी यूनिट स्टेबलाइज करना जो आपके रॉ मटेरियल है वो उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दे जिससे उसका प्राइस और बढ़ जाए, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। फिर है सप्लाइंग ऑफ इनपुट, तो प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इनपुट सच टू मेंबर एट रीजनेबल रेट। जो मेंबर्स होंगे उनको जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनपुट होते हैं जैसे सीड हो गए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी, ये सारी रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड करवाना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, मतलब वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, ये सारी चीजें स्टेबलाइज करना। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऐसे इस तरीके से एग्रीकल्चर करना कि ना तो करंट जनरेशन को कोई नुकसान हो और ना ही फ्यूचर जनरेशन की कोई नीड कॉम्प्रोमाइज हो, मतलब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन तरीके से प्रैक्टिस करना और ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, तो कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कफोर्स टू एनहांस द स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ मेंबर। कई सारे तरीके के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है जिससे क्या हो, जो मेंबर हो उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटी डेवलप हो। फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस और फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मेंबर है उन्हें क्रेडिट की और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है जैसे कि लोन अरेंज करवाना, सब्सिडीज, इंश्योरेंस स्कीम, ये सारी चीजें मेंबर्स के लिए, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में चेंज करना है तो क्या उसका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको बोर्ड की मीटिंग करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है। फिर अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड एओए, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसके अंदर आप मेमोरेंडम और आर्टिकल को अल्टर करेंगे जिसमें आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड प्रोविजन आप इंक्लूड करेंगे। फिर अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर, तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी कंडक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे अल्टरेशन से रिलेटेड और उन पर शेयर होल्डर की अप्रूवल लेंगे।
फिर है फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो वंस अब एक बार स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो आपको MGT 14 के अंदर ROC के पास 30 दिनों के अंदर ये रिजोल्यूशन को फाइल करना होता है। MGT 14 में आपको क्या फाइल करना होता है? रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू ROC अंडर सेक्शन 117 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद ROC का अप्रूवल। तो अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट द ROC विल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग चेंज ऑफ स्टेटस फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक कंपनी। अब जब ROC सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेगा, सारी कंप्लायंस देख लेगा कि आपने करी है या नहीं, उसके बाद आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ अब आपका स्टेटस प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट है कंप्लायंस विद एडिशनल रिक्वायरमेंट। तो आफ्टर कन्वर्ट इंश्योर कंप्लायंस विद एडिशनल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब जब इनकॉर्पोरेशन हो जाए तो उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो भी कंप्लायंस होती है वो सारी कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट। तो वंस द कन्वर्जन इज अप्रूव्ड एंड द न्यू सर्टिफिकेट ऑब्टेन पब्लिक कंपनी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द चेंज इन स्टेटस ऑफ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू कंपनी पब्लिक कंपनी। क्या बोला है? जब आपका कन्वर्जन अप्रूव हो जाता है, आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है, उसके बाद आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होती है कि आपकी कंपनी अब प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, न्यूज़पेपर और अदर मीडिया चैनल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ प्रोमोटर एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। प्रोमोटर की क्या लीगल पोजीशन होती है वो बताना है आपको। तो प्रोमोटर होता कौन है? सबसे पहले एन इंडिविजुअल हु इन्वॉल्वड इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी। एक वो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करने के सारे स्टेप लेता है वो कहलाता है उसका प्रोमोटर। अब प्रोमोटर की क्या क्या लीगल पोजीशन होती है? तो प्रोमोटर आर fiduciary duty to company. They are promoting, they act in good faith and best interest of the company during its formation and incorporation process. तो प्रोमोटर की फाइड्यूशियरी ड्यूटी होती है कि वो गुड फेथ में काम करेगा, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा जब वो इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन कर रहा होगा। नेक्स्ट है प्रोमोटर आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनी प्रॉफिट मेड और बेनिफिट एक्रूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ कंपनी। अगर कंपनी के प्रमोशन में उसे कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉफिट हुआ है तो वो कंपनी को डिस्क्लोज करेगा। नेक्स्ट प्रोमोटर कैन हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी मिसलीडिंग और मिसरिप्रेजेंटेशन की स्टेटमेंट है तो उसके लिए प्रोमोटर पर्सनली लायबल होगा। नेक्स्ट है कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोमोटर ने एंटर करा है कंपनी के बिहाफ पर, उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले वो रेटिफाइड होता है और कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रोमोटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग नेसेसरी स्टेप इनकॉर्पोरेट द कंपनी इंक्लूडिंग प्रिपेयर फाइलिंग डॉक्यूमेंट विद ROC, ड्राफ्टिंग द MOA एंड फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। प्रोमोटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारी फाइलिंग डॉक्यूमेंट की ROC के पास करने के लिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करने के लिए और सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट प्रोमोटर आर पर्सनली लायबल फॉर एनी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है प्रोमोटर कंपनी के बिहाफ पर, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोमोटर पर्सनली लायबल होगा। The company may provide indemnity to promoter for any action taken during the promotion and formation of company subject to approval by shareholder in general meeting. जो कंपनी है वो प्रोमोटर को इंडेमनिटी प्रोवाइड करवा सकती है, मतलब अगर कोई किसी चीज को रेटिफाई करना चाहे तो कर सकती है जो गलती प्रोमोटर से प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर हुई है, लेकिन उसके लिए सारे शेयर होल्डर का अप्रूवल आपका लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कंपनी का? तो सबसे पहले आपको MCA के पोर्टल पर आपको एक अकाउंट बनाना होता है। अगर आप न्यू यूजर हैं और अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आपको लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है वहां पर, जो कि सारे प्रपोज डायरेक्टर और सब्सक्राइबर के लिए होता है। ये किस लिए होता है? जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उन्हें डिजिटली साइन करने के लिए करना पड़ता है ऑब्टेन। फिर अप्लाई फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी डायरेक्टर रहेंगे प्रपोज्ड कंपनी के, वो सारे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। अगर उनके पास पहले से नहीं है, अगर वो कहीं और डायरेक्टर है तो उनके पास DIN होता है तो वही काम कर जाएगा। फिर नेक्स्ट है चेक नेम अवेलेबिलिटी। तो जो आप नाम रखना चाहते हैं कंपनी का, आपको पहले उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि ये यूनिक नेम है या नहीं है। वो आप कहाँ कर सकते हैं? रन नाम की एक आपका पेज होता है, वहीं पर MCA की वेबसाइट पर पोर्टल पर ही रन नाम का एक होता है जिसका नाम होता है रिजर्व यूनिक नेम, फुल फॉर्म होती है। तो आप उस पर अपना नेम चेक कर सकते हैं कि नेम यूनिक नेम अवेलेबल है जो आप रखना चाहते हैं या नहीं है। फिर प्रिपेयर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो जब ये हो जाता है तो उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, MOA AOA, जिससे क्या होता है जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं डिक्लेरेशन डायरेक्टर और सब्सक्राइबर के। फिर आपको स्पाइस फॉर्म फाइल करना होता है। स्पाइस क्या है? एक मल्टी सर्विस नेम रिजर्वेशन है।
DIN अलॉटमेंट, इनकॉर्पोरेशन, पैन, 10 एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्पाइस फॉर्म में फिल होती हैं। फिर है पेमेंट ऑफ फी, फिर जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है आपको फीस की, जो भी आपकी प्रेस्क्राइब्ड फीस है। उसके बाद आपको जो ROC है सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू करके दे देता है। फिर उसके बाद आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी करनी होती है, मतलब पैन और 10 ऑब्टेन करना पड़ता है कंपनी को। फिर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी कंप्लायंस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग, स्टैट्यूटरी रजिस्टर, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलैबोरेट द प्रोसीजर फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कोई भी चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपको बोर्ड का रिजोल्यूशन करना पड़ता है, जिसमें आप ये रिकमेंड करते हैं कि आपको MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना है और क्या चेंजेस लाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी होती है। फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने के लिए आपको एक EGM कंडक्ट करनी पड़ती है, जहाँ पर उनका अप्रूवल मिलेगा। आप लेंगे कि हमें MOA के अंदर ये अमेंडमेंट करनी है। नोटिस ऑफ EGM सभी शेयर होल्डर को, सभी डायरेक्टर को, ऑडिटर ऑफ द कंपनी को दिया जाएगा, जो भी टाइमलाइन है। और ये जो टाइमलाइन है वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या फिर कंपनीज एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब करी गई है। फिर है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो EGM के अंदर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% और मोर शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, तभी आप ये मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज कर सकते हैं। फिर है फाइलिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। जब आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लेते हैं तो आपको उसे ROC के पास 30 दिनों के अंदर MGT 14 के अंदर फाइल करना होता है उस स्पेशल रिजोल्यूशन को। उसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो भी रिक्विजिट अटैचमेंट आएंगी, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी, एल्टर्ड MOA, ये सारी चीज़ें आपको फाइल करनी पड़ेंगी। फिर अप्रूवल बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो जब आप ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देते हैं, मतलब फॉर्म MGT 14 फाइल कर देते हैं ROC के पास, तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद जो ROC है, अगर वो सारी कंप्लायंस के साथ वो अल्टरेशन हुआ है जो करा गया है, तो उसे अप्रूव कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है अपडेटेड MOA। तो अगर एक बार MOA ROC ने उसे अप्रूव कर दिया और आपके MOA में अल्टरेशन हो गया, तो आपको जो कंपनी के स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड है, अब उसमें से पुराना वाला MOA के साथ आपको जो न्यू वाला अमेंडेड MOA है उसे भी इंक्लूड करना होगा उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस मस्ट स्टेट ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। एक प्रोस्पेक्टस के अंदर सिर्फ सच होना चाहिए, सच के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट ट्रूथ encapsulate the fundamental principle of transparency and honesty in the declaration of information to potential investor। ऐसा सच होना चाहिए जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। सारी चीजें आपको नहीं बतानी है, जितनी इन्वेस्टर के लिए सच जरूरी है वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है इन्वेस्टर के लिए, जिससे वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड। अगर इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी गई है इन्वेस्टर को वो इनएक्यूरेट होगी, मिसलीडिंग होगी, तो उससे उनको एक गलत डिसीजन ले लेंगे वो, जिससे उनका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर सिक्योरिटीज लॉ एंड रेगुलेशन, पर्टिकुलरली इन जुरिडिक्शन लाइक इंडियन गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनीज आर लीगली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट एक्यूरेटली। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि कंपनी को जितने भी फैक्ट हैंगे जो कि मटेरियल है वो सारी चीजें एक्यूरेटली डिस्क्लोज करनी है प्रोस्पेक्टस के अंदर। ट्रूथफुल डिस्क्लोजर इनहांस द कंपनीज क्रेडिबिलिटी एंड फोस्टर ट्रस्ट अमंग इन्वेस्टर। ये क्या करता है? अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही होगी तो इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और इन्वेस्टर के अंदर ट्रस्ट बढ़ता है, रेगुलेटर्स के अंदर और पब्लिक के अंदर कंपनी के लिए ट्रस्ट बढ़ता है। अगर फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई होगी प्रोस्पेक्टस के अंदर तो उसकी कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। सिविल लायबिलिटी आ सकती है, आपके ऊपर फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है और क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं अगेंस्ट दी कंपनी। नेक्स्ट है रेगुलेटरी बॉडीज लाइक SEBI स्क्रूटिनाइज द प्रोस्पेक्टस टू इंश्योर कंप्लायंस विद डिस्क्लोजर नॉर्म। इसके अलावा जो रेगुलेटरी बॉडीज है जैसे कि SEBI जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, वो भी प्रोस्पेक्टस चेक करता है कि जो डिस्क्लोजर के नॉर्म्स हैं वो सारी डिस्क्लोजर करी गई हैं या नहीं करी गई हैं, जिसके बेसिस पर वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर देता है उनका जो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रूल लेड डाउन बाय रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कंड, आर देयर एनी एग्जेम्पशन टू दिस रूल। तो रॉयल ब्रिटिश वर्सेस जो टर्कंड वाला केस है उसके अंदर कौन सा रूल आपको बताया गया है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बताया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो भी कंपनी के साथ डील कर रही है वो ये डीम्ड कर सकती है, मतलब मान सकती है
कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मतलब जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस की फॉर्मेलिटी होती है, वो सारी ये माना जाता है कि उसे जो थर्ड पार्टी डील कर रही है कंपनी के साथ, उसे उन सारी चीज़ों की नॉलेज है। मतलब जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं, चाहे मेमोरेंडम हो गया, चाहे एसोसिएशन हो गया, जो थर्ड पार्टी डील कर रही है उसे उन सारी चीज़ों की नॉलेज है, उसने पहले सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, उसी के बाद कंपनी के साथ वो डील कर रहा है। ठीक है। टर्कन केस इंट्रोड्यूस एन एग्जेम्पशन टू दिस डॉक्ट्रिन इन फेवर ऑफ इनोसेंट थर्ड पार्टी। लेकिन एक केस कुछ एग्जेम्पशन ऐसी हैं जिसमें थर्ड पार्टी को ये माना जाता है कि थर्ड पार्टी को इस चीज की नॉलेज नहीं हो सकती है। तो एग्जेम्पशन क्या है? एग्जेम्पशन टू दिस रूल इफ थर्ड पार्टी हैज एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी इन द कंपनीज इंटरनल प्रोसीजर और लैक ऑफ अथॉरिटी, they cannot rely on the rule. For instance, if a person dealing with company know that required resolution has not been passed but proceeds anyway, they cannot claim protection against Turkan rule. क्या बोला है? अगर थर्ड पार्टी को ये पता है, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि कंपनी की जितनी भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स है वो कंपनी कर लेगी, थर्ड पार्टी को उसके बारे में जांच पड़ताल करने की, एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लेगी और थर्ड पार्टी को इन सारी चीज़ों की नॉलेज है। लेकिन एग्जेम्पशन क्या है कि अगर थर्ड पार्टी को पता है कि हाँ कोई प्रोसीडिंग है जो होनी चाहिए थी कंपनी के अंदर लेकिन नहीं हुई है, फिर भी वो कंपनी के साथ एंटर कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट में और उसे कुछ लॉस हो जाता है, तो फिर उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, उसके लिए वो थर्ड पार्टी ही लायबल होता है। फिर अल्ट्रा वायर द एक्ट, तो रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एक्ट दैट अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी है डिफाइंड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये रूल उस चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है जो कि अल्ट्रा वायर है, मतलब कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, उसके बियॉन्ड जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा गया है तो उसके लिए वो थर्ड पार्टी लायबल होती है, कंपनी लायबल नहीं होती है। फिर है फ्रॉड, तो इफ थर्ड पार्टी इज अवेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और एक्ट बैड फेथ व्हेन डीलिंग विद द कंपनी, अगर जो थर्ड पार्टी है उसे पता है जो कंपनी के बिहाफ पर डील कर रहा है वो फ्रॉड के लिए डील कर रहा है या बैड फेथ के लिए डील कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? थर्ड पार्टी लायबल होगी, कंपनी लायबल नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पर्सन कंपनी इज परफेक्टली वैलिड कंपनी कमेंट। जो वन पर्सन कंपनी होती है वो एक वैलिड कंपनी होती है, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो यस, ओपीसी एक वैलिड फॉर्म ऑफ कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज है। ओपीसी का कंसेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में आया था टू इनेबल इंडिविजुअल टू ऑपरेट एंड मैनेज देयर बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी विद। जो ओपीसी का कंसेप्ट है वो आपका कंपनीज एक्ट में 2013 में किस लिए आया था कि एक इंडिविजुअल भी जो है वो अपने बिजनेस वेंचर को लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ऑपरेट कर सके एज अ कंपनी। इट रिकॉग्नाइज दैट इन मेनी केस ऑफ एंटरप्रेन्योर में विश टू रन देयर बिजनेस एज सिंगल ओनर। कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस को एज अ सिंगल ओनर रन करना चाहते हैं और वो साथ में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ओपीसी का कंसेप्ट आया था। एक जो ओपीसी है उसे एक शेयर होल्डर के साथ बनाया जा सकता है जिसका सिर्फ एक सिंगल सोल डायरेक्टर भी हो सकता है, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है उसे लिमिटेड लायबिलिटी के बेनिफिट मिलते हैं और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के भी बेनिफिट मिलते हैं। लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी, एन ओपीसी ऑफर लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन टू इट्स शेयर होल्डर और डायरेक्टर to ensure continuity in case the sole director become incapacitated or passes away. An OPC must nominate a natural person as nominee director in its memorandum. जब ओपीसी बनाई जाती है तो उसके लिए आर्टिकल और मेमोरेंडम के अंदर एक नॉमिनी और अपॉइंट करा जाता है जो कि एक इंडिविजुअल होना चाहिए, लिविंग इंडिविजुअल, जो कि जो मेन शेयर होल्डर है, सिंगल शेयर होल्डर है, अगर वो इनकेपेबल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में ओपीसी को रन करेगा। ओपीसी को एनुअल फाइलिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करनी पड़ती हैं और सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी होती है रजिस्ट्रार से रिलेटेड वो फॉलो करनी पड़ती हैं। ओपीसी हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी इफ एक्सीड देयर सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ पेड अप कैपिटल। अगर उनकी पेड अप कैपिटल एक थ्रेशोल्ड से पार हो जाती है तो फिर उन्हें अपने आप को प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टैट्यूटरी प्रोविजन मस्ट बी कंप्लाइड विद बिफोर अ वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी मेड। एक वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर करने से पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रोविजन है जिन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए, पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज द डायरेक्टर टू अलॉट शेयर। सबसे पहले आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए कि डायरेक्टर शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी इशू कर सकते हैं और क्या क्या कंडीशन है कि किस टाइप के शेयर अलॉट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आर्टिकल में मेंशन होनी चाहिए। फिर वैलिड बोर्ड रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड ऑथराइजिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। फिर उसके बाद आपको एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसमें आपको
टर्म्स के बारे में बताना पड़ेगा, कंडीशंस के बारे में बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट करने हैं, उनका प्राइस क्या होगा और किनको शेयर अलॉट करने हैं, ये सारी चीजें मेंशन करनी होंगी। फिर है अलॉटमेंट ऑफ शेयर मस्ट कंप्लाई विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट एंड सेबी रेगुलेशन। जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर है वो सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना चाहिए सेबी के और कंपनीज एक्ट के अंदर। If the applicable, this include filing necessary form and disclosure with ROC। ROC के पास आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं और डिस्क्लोजर है वो सबमिट करने पड़ेंगे। फिर शेयर मस्ट बी अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर बताया गया होगा किस तरीके से आप शेयर इशू कर सकते हैं, मतलब कैश के लिए कर सकते हैं, काइंड के लिए कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, उस तरीके से कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। फिर आफ्टर अलॉटमेंट फॉर्मल लेटर ऑफ अलॉटमेंट मस्ट इश्यूड टू अलॉटी स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कंसिडरेशन रिसीव्ड एंड एनी अदर रिलेवेंट टर्म। जब शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं तो जिस पर्सन को अलॉट करे गए हैं उसे एक फॉर्मल लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाएगा जिसमें ये स्पेसिफाई करा जाएगा कि उसे कितने और कौन से शेयर इशू करे गए हैं। फिर द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट मस्ट एंटर इनटू रजिस्टर ऑफ मेंटेन बाय कंपनी। फिर जब अलॉट कर दिए जाएं तो जो रजिस्टर ऑफ शेयर है उसके अंदर सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। If the allotment involve public company offer made to public, additional compliance with SEBI regulations and guidelines on public issue preferential allotment must be added to। अगर एक पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उसे सेबी की जो भी गाइडलाइंस होती हैं शेयर्स के अलॉटमेंट से रिलेटेड वो सारी को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी, व्हाट कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाइड बाय कंपनी टू अप्लाई फॉर इट्स दिस स्टेटस। एक डोरमेंट कंपनी क्या होती है और उसके एक कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। तो डोरमेंट कंपनी एक ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो कि करंटली इनएक्टिव है, मतलब जो कि ना तो कोई बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज है और ना ही कोई इनकम जनरेट कर रही है, बट वो जो एंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है एज अ लीगल एंटिटी किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसे कहा जाता है आपका एक डोरमेंट कंपनी। अब एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए आपकी ड्यूरिंग द ईयर। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपकी क्या होती है, मतलब कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई भी सेल परचेज पेरोल की ट्रांजैक्शन नहीं आनी चाहिए। फिर है नो ट्रेडिंग एक्टिविटी, किसी टाइप की ट्रेडिंग वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, कोई आप ट्रेड नहीं करने चाहिए, आपका कोई टर्नओवर नहीं होना चाहिए, कंपनी के कोई एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए और जो भी स्टैट्यूटरी फाइलिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको अपने एनुअल अकाउंट सबमिट करने होते हैं, भले ही आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको एनुअल अकाउंट, एनुअल रिटर्न, ये सारी चीजें कंप्लाई करनी पड़ती हैं, तभी आप एक गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। राइट शेयर और बोनस शेयर में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले राइट शेयर है। राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करे जाते हैं प्रोपोर्शनल ओनरशिप के बेसिस पे। इसके अंदर जो ओनरशिप का परसेंटेज है वो इट अलाउ देम टू मेंटेन देयर ओनरशिप परसेंटेज व्हेन, जब कंपनी और शेयर इशू करना चाहती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो परसेंटेज है शेयर होल्डिंग का, ओनरशिप का, वो सेम परसेंटेज मेंटेन करने के लिए उन्हें ये राइट शेयर ऑफर करे जाते हैं। जो राइट शेयर इशू करे जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू करे जाते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ज्यादा होता है और डिस्काउंटेड प्राइस पर उन्हें ये शेयर दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर नीड टू पे फॉर राइट शेयर दे सब्सक्राइब टू विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अगर उन्होंने राइट शेयर का एक्सेप्ट करे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड उन्हें पेमेंट करनी होती है। अगर वो फेलियर हो जाते हैं, मतलब पे नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो ऑफर है वो किसी और को इशू कर दिया जाता है। फिर अप्रूवल, तो इशुएंस ऑफ राइट शेयर यूजुअली रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। राइट शेयर इशू करने से पहले अप्रूवल लगता है शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग के अंदर। इम्पैक्ट क्या होता है, राइट शेयर इंक्रीज द कंपनी पेड अप कैपिटल एंड शेयर होल्डर इक्विटी। इससे कंपनी की पेड अप कैपिटल बढ़ जाती है और शेयर होल्डर की इक्विटी भी बढ़ जाती है, और उनकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके जो ऑनरशिप का प्रोपोर्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट है बोनस शेयर। तो बोनस शेयर आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। दे आर इशूड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और अदर रिजर्व कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ कंपनी रिजर्व इनटू पेड अप कैपिटल। बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्टली इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग इशू करे जाते हैं। ये किस लिए करे जाते हैं, ताकि जो कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग है या कोई और रिजर्व जो कंपनी के पास पड़ा है उसे कैपिटलाइज किया जा सके और उस रिजर्व या अर्निंग को पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सके। प्राइस क्या होता है, तो बोनस शेयर आर इशूड एट नो कॉस्ट टू शेयर होल्डर। इसके लिए शेयर होल्डर को कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी पेमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर टू रिसीव द एडिशनल शेयर। अप्रूवल, तो शेयर बोनस शेयर इशू करने के लिए जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो अपने कंपनी जो है वो अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करना चाहती है।
फिर इम्पैक्ट क्या होता है, तो इससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है वो बढ़ जाता है। इससे जो ओनरशिप है या परसेंटेज होती है जो ओनरशिप की या वेल्थ होती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि उनको उसी प्रोपोर्शन में बोनस शेयर, एडिशनल शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ लॉ एज टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज गवर्न बाय स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ एंड रेगुलेशन इन मोस्ट ज्यूरिडिक्शन। हियर जनरल ओवरव्यू। सबसे पहले ऑथराइजेशन है, तो कंपनी यूजुअली नीड ऑथराइजेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देना चाहती है तो उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए, मतलब उसमें अलाउड होना चाहिए। नेक्स्ट है बोर्ड अप्रूवल। अगर कंपनी ई शॉप्स प्लान मतलब ये ई शॉप्स देना चाहती है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक अप्रूवल लगता है। फिर है पर्पस क्या होता है, तो ई शॉप्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद द राइट टू परचेज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर कंपनी स्टॉक एट प्री डिटरमाइंड प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है, ये एक तरीके का राइट होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है कि कंपनी जो एम्प्लॉय चाहे तो इतने पीरियड के अंदर कंपनी के शेयर इस प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। उसमें प्राइस पहले से डिसाइड होता है, टाइम पीरियड पहले से डिसाइड होता है, जो कि एक फ्यूचर डेट होती है। उस टाइम के अंदर जो अगर एम्प्लॉय चाहे तो कंपनी के शेयर्स को, स्टॉक्स को परचेज कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो एम्प्लॉय जो होते हैं कंपनी के सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं ई शॉप्स के लिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है, तो जो ई शॉप्स का एक्सरसाइज पीरियड होता है वो उसका वेस्टिंग पीरियड होता है, जितने टाइम में एम्प्लॉय को उस राइट को एक्सरसाइज करना होता है, मतलब वो शेयर्स को परचेज करना होता है। एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, तो जिसे हम स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। इट इज टिपिकली सेट एट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी स्टॉक ऑन डेट ऑफ ग्रांट। जिस दिन ये ऑप्शन दिया जाता है उस दिन का जो फेयर मार्केट प्राइस होता है उसी प्राइस पर फ्यूचर डेट पर एम्प्लॉय चाहे तो उस शेयर को परचेज कर सकता है, तो उसका वही एक्सरसाइज प्राइस कहलाता है। इससे क्या मिलता है, जो फ्यूचर डेट में अगर जो कंपनी है उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जो एम्प्लॉय है उसे उसी प्राइस पर अभी भी मिलेगा जो पहले से प्राइस डिसाइड हो गया था, तो एम्प्लॉय को उतना बेनिफिट मिल जाता है जितनी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई होती है। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होती हैं, तो कुछ कंट्रीज में टैक्स लॉ हैं जो एम्प्लॉय के इसके ई शॉप्स के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता है इन पर। फिर है रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, तो कंपनी आर ऑफन रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज डिटेल ऑफ ई शॉप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ई शॉप्स को डिस्क्लोज करना होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या है, तो ई शॉप्स मस्ट कंप्लाई विद कंपनी लॉ रेगुलेशन, सिक्योरिटी रेगुलेशन एंड एनी एप्लीकेबल स्टॉक एक्सचेंज रूल वेयर द कंपनी शेयर आर लिस्टेड। ई शॉप्स इश्यू करने के लिए आपको कंपनी लॉ की रेगुलेशन माननी पड़ती है, सिक्योरिटी रेगुलेशंस को मानना पड़ता है, और अगर कोई पब्लिक कंपनी है और उसके शेयर लिस्ट हो रखे हैं तो उसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भी, मतलब सेबी की भी रेगुलेशंस को मानना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उसकी क्या क्या लीगल पोजीशन होती है, तो सबसे पहले उसकी फाइड्यूशियरी ड्यूटी होती है। फाइड्यूशियरी ड्यूटी में क्या क्या आ जाता है, डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर कंपनी के इंटरेस्ट में काम करेगा, कोई भी तरीके का इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट हो ऐसा कोई वर्क नहीं करेगा। फिर डायरेक्टर मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस इन कैरिंग आउट ड्यूटीज। अपनी ड्यूटीज करते समय उसे रीजनेबल केयर, स्किल और डिलीजेंस का यूज करना है। इन्फॉर्म डिसीजन लेने हैं जो कंपनी के अफेयर से रिलेटेड, जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। फिर डायरेक्टर मस्ट एक्ट ऑनेस्टली एंड गुड फेथ। डायरेक्टर जो काम करेगा वो ऑनेस्टी के साथ करेगा, गुड फेथ में काम करेगा, जो कि कंपनी और उसके शेयर होल्डर के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में हो, मतलब उनके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या होती है, तो डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे सारी लॉज, रेगुलेशन और जो भी प्रोविजन रहेंगी कंपनीज एक्ट की उन्हें सभी को कंप्लाई करना होता है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, तो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर एट जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द शेयर होल्डर और अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर पहले से कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को, लेकिन अगर पहले से कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है तो शेयर होल्डर जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डायरेक्टर कलेक्टिवली मैनेज द बिजनेस एंड अफेयर ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी के बिजनेस और अफेयर को मैनेज करता है, लेकिन सिर्फ उन मैटर को छोड़ देता है जो कि शेयर होल्डर के लिए पहले से रिजर्व है, मतलब जो चीज शेयर होल्डर को करनी होती है सिर्फ वो छोड़ के बाकी सारे काम कंपनी से रिलेटेड कौन करता है, डायरेक्टर करता है। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, डायरेक्टर पर्सनली लायबल होता है अगर वो अपनी किसी ड्यूटी को ब्रीच करता है, वरना डायरेक्टर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता है। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी में क्या क्या आ जाता है, नेग्लिजेंस, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ फाइड्यूशियरी ड्यूटी।
नेक्स्ट है इंडेमनिफिकेशन एंड इंश्योरेंस। तो कंपनी में इंडेमनिफाई डायरेक्टर अगेंस्ट सर्टेन लायबिलिटी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ देयर ड्यूटी सब्जेक्ट टू लीगल एंड रेगुलेटरी लिमिटेशन। अगर डायरेक्टर ने अपने विद इन द ड्यूटीज रहकर कोई काम करा है और उससे उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आ जाती है तो कंपनी चाहे तो उस लायबिलिटी को इंडेमनिफाई कर सकती है। नेक्स्ट है मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो डायरेक्टर सभी बोर्ड मीटिंग को अटेंड करेंगे और उसमें कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये आपकी लीगल पोजीशन हो जाती है डायरेक्टर की। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ DIN। जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसकी एप्लीकेशन की क्या प्रोविजन है और उसकी अलॉटमेंट की क्या प्रोविजन है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है आपको। तो DIN होता क्या है? DIN इज अ यूनिक आइडेंटिफायर इशूड टू इंडिविजुअल हु इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया के अंदर किसी रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है उसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है जिसे DIN कहा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होती है? हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो DIN के लिए अप्लाई कर सकता है, इंडियन नेशनल हो चाहे फॉरेन नेशनल हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। DIN की एप्लीकेशन कहाँ है? MCA के पोर्टल पर फॉर्म DIR 3 फिल करके करनी होती है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं? तो प्रोवाइड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है जैसे कि पैन कार्ड हो गया, एड्रेस का प्रूफ चाहिए होता है जैसे कि आधार कार्ड या पासपोर्ट, और बाकी जो भी डिटेल फॉर्म DIR 3 में मांगी जाती है। डिजिटल सिग्नेचर, तो जो एप्लीकेशन होती है DIN की उसे आपको डिजिटली साइन करना होता है। डिजिटल सिग्नेचर नेसेसरी होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। प्रोसेसिंग एंड अलॉटमेंट कैसे होती है? फिर आपकी वेरिफिकेशन होती है। तो MCA के पोर्टल पर आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाते हैं, डिटेल वेरीफाई करी जाती है जिसमें आपको ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करी जाती है। फिर यूनिक नंबर, तो वंस वेरीफाइड, जब एक बार MCA वेरीफाई कर लेता है तो वो आपको एक यूनिक DIN अलॉट कर देता है। DIN डायरेक्टर की पूरी लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। मतलब एक डायरेक्टर का एक ही DIN होता है जिसे वो या तो सरेंडर कर दे सकता है या डीएक्टिवेट कर सकता है अगर वो चाहे, और नहीं चाहता है तो फिर पूरी लाइफ टाइम के लिए उसका वो DIN वैलिड होता है। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। तो अलॉटमेंट ऑफ DIN इज कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट वाया ईमेल और अपडेटेड MCA पोर्टल। जो नोटिफिकेशन है, मतलब एक बार अगर MCA पोर्टल पर आपको DIN अलॉट हो गया तो आपको उससे रिलेटेड मेल आएगी और आपके MCA पोर्टल पर भी वो अपडेट कर दिया जाएगा। चेंज इन पर्टिकुलर, अगर आपको पर्टिकुलर्स में DIN के अंदर किसी पर्टिकुलर में चेंज करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म DIR 6 फिल करना होता है अपडेट के लिए कोई भी डिटेल को। सरेंडर और डीएक्टिवेशन के लिए आपको फॉर्म DIR 5 फिल करना होता है जिससे आपका DIN डीएक्टिवेट होता है। नॉन फाइलिंग करते हैं तो आपके पास कई सारी पेनल्टीज लग सकती हैं जो भी पेनल्टीज प्रेस्क्राइब करी गई हैं वो सारी आपके ऊपर पेनल्टीज आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कैन बी कन्वेड बाय डायरेक्टर ऑन देयर ओन, इज इट पॉसिबल टू कंपनी टू एडजर्न EGM ऑन द ग्राउंड दैट क्वेरम वाज नॉट प्रेजेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में EGM होता क्या है? तो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी दैट इज कन्वेड आउटसाइड द एनुअल जनरल मीटिंग टू डिस्कस डिसाइड ऑन स्पेसिफिक अर्जेंट मैटर दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन एंड कैन नॉट वेट अंटिल द नेक्स्ट EGM। एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा कोई भी अगर मीटिंग कंडक्ट करी जाती है शेयर होल्डरों की तो वो चीज कहलाती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये किस लिए कंडक्ट करी जाती है? कोई अगर अर्जेंट मैटर है जिसके लिए नेक्स्ट EGM तक नहीं रुका जा सकता तो उस मैटर को डिस्कस करने के लिए EGM कंडक्ट करी जाती है। एन EGM कन्वेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी और एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर। जो EGM है वो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कन्वे मतलब होल्ड कर सकते हैं या फिर जो शेयर होल्डर होते हैं वो हेल्ड करवा सकते हैं। द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाई प्रोसीजर फॉर कन्वेइंग EGM। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर आपकी प्रोविजन दी गई होती है कि किस तरीके से EGM को हेल्ड करना है। EGM is called to address specific matters that require shareholder approval such as change in company's constitution, approval of significant transaction, alteration of share capital। जो EGM है वो स्पेसिफिक मैटर के लिए चाहिए कंडक्ट करी जाती है जिसके अंदर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है आपको उस मैटर पर। अब वो कौन कौन से मैटर होते हैं? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन आपको चेंज करना है, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का अप्रूवल चाहिए, या फिर आपको जो शेयर कैपिटल है कंपनी की वो अल्टर करनी है तो आपको EGM कंडक्ट करवानी पड़ती है। जो डायरेक्टर हैं उनके पास अथॉरिटी होती है वो EGM कंडक्ट करवा सकते हैं। फिर अगर एडजर्नमेंट, तो इफ क्वारम इज नॉट प्रेजेंट ऑन द शेड्यूल टाइम फॉर द EGM द मीटिंग कैन नॉट ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। इन सच केस चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग में एडजर्न द मीटिंग टू अ लेटर डेट एंड टाइम। अगर क्वारम प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में वो नहीं है,
तो उस मीटिंग में वो मैटर डिस्कस नहीं करा जाएगा जिसके लिए कंडक्ट करी गई थी, और उस मीटिंग को किसी और नेक्स्ट डेट और टाइम पर पोस्टपोन कर दिया जाता है, ठीक है। और कौन करता है, तो वो चेयरपर्सन उसे पोस्टपोन करता है, जो मीटिंग का चेयरपर्सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। व्हाट आर द मैटर कैन नॉट बी डील्ड विद मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड करना क्या होता है, और कैसे कौन कौन से मैटर हैं जिसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड नहीं कर सकते। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको पता ही है, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना है ऑडियो और विजुअल मोड की मदद से, ठीक है। अब इसकी प्रोविजन क्या क्या है, पहले ये देखिए, इन मैनी जुरिडिक्शन इंक्लूड इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट प्रोविजन मेड फॉर डायरेक्टर टू पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर वीडियो ऑडियो विजुअल मीन्स। दिस अलाउ डायरेक्टर टू कंट्रीब्यूट टू डिस्कशन एंड डिसीजन विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एट मीटिंग वेन्यू। इसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, होना होता है जहाँ पर मीटिंग आपकी हो रही होती है, आप इसे ऑनलाइन मोड के थ्रू ले सकते हैं। Companies are required to adopt policy and procedure for conducting board meeting via video conferencing, ensuring compliance with statutory requirement, ensuring integrity and security of communication। जो कंपनी है उन्हें ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे वो अपनी जो मीटिंग्स हैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कंडक्ट करवा सकें। डायरेक्टर मस्ट रिसीव अ प्रॉपर नोटिस ऑफ मीटिंग इंक्लूडिंग एजेंडा एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। जो डायरेक्टर हैं उनके पास प्रॉपर नोटिस आना चाहिए मीटिंग का कि क्या एजेंडा है, क्या क्या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करनी है मीटिंग। फिर टेक्नोलॉजी जो है वो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें, मतलब जो पार्टिसिपेंट है वो सुन भी सके और बोल भी सके। मीटिंग कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डेड एंड मिनट शुड रिफ्लेक्ट द फैक्ट। जो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो रिकॉर्ड होनी चाहिए और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये फैक्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन वोट ऑन रिजोल्यूशन अनलेस अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड बाय कंपनी। जो डायरेक्टर रहेंगे जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो वोट कर सकते हैं जब तक उन्हें, अगर कंपनी ने रिस्ट्रिक्ट नहीं कराया, अगर कंपनी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो वो वोट नहीं कर सकते, वरना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैटर दैट कैन नॉट डील विद वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील नहीं किए जा सकते, मतलब उस पर डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं। तो आपका अप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो डायरेक्टर को अप्रूव करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो नहीं हो सकता है, वो आपको उसके लिए आपको मतलब जो डायरेक्टर है उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। फिर रिलेटेड टू इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा मैटर है जो कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह का है, मर्जर एक्विजिशन वगैरह से, जो कि हाईली सेंसिटिव मैटर रहेगा, उसके लिए आपको फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सर्टेन स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन एंड कॉन्शियस बिल्डिंग अमंग डायरेक्टर में बेनिफिट फ्रॉम इन पर्सन मीटिंग टू फोस्टर बेटर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कोई ऐसा डिसीजन है जो कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसके लिए आपको डिस्कस करना है, स्ट्रेटेजीज वगैरह कोई प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए आपको फेस टू फेस करना पड़ेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो पॉसिबल नहीं है। फिर है डायरेक्टर इवेल्युएशन और डिसिप्लिनरी मैटर। डायरेक्टर को किसी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है, तो उसके लिए फिजिकली मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मैटर डिस्कस नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के ऊपर लिखना है, तो इसे हम मेल बैलेट या एब्सेंटी बैलेट भी कहते हैं। इज अ मेथड ऑफ वोटिंग विच शेयर होल्डर ऑफ कंपनी कैन कास्ट वोट ऑन रिजोल्यूशन विदाउट अटेंडिंग अ फिजिकल मीटिंग। इसके अंदर भी क्या होता है, ये इसके अंदर बिना मीटिंग अटेंड करे जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू। दिस मेथड यूजफुल व्हेन शेयर होल्डर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड। ये कब पॉसिबल होता है, मतलब सुइटेबल होता है, जब जो हमारे शेयर होल्डर हैं वो अलग अलग लोकेशन पे रहते हो कंट्री के अंदर और उन्हें वोट देना हो अपना, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू देते हैं। पोस्टल बैलेट इनेबल शेयर होल्डर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ कंपनी विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। तो ये अलाउ करता है शेयर होल्डर को कि वो बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। This method allow for broader shareholder participation and ensure that all shareholder, regardless of their location or ability to attend meeting, have a voice in critical matter affecting the company। तो ये इससे क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, सारे शेयर होल्डर डिसीजन मेकिंग में बिना इस एबिलिटी के, मतलब इस कंस्टेंट के कि हाँ वो अलग अलग लोकेशन पर हैं, वो चाहें तो अपने पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है उन्हें एक जगह पर आकर पहले मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी तभी वो वोट दे, वो चाहे तो मेल या उसके थ्रू पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से रिजोल्यूशन पर वो वोट कर सकते हैं, तो डायरेक्टर का इलेक्शन हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना है, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट और या ऑडिटर की,
स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, तो इन सारे मैटर के लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कैन अ डायरेक्टर बी रिमूव्ड बाय ट्राइब्यूनल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म? क्या कभी डायरेक्टर को उसके टर्म के एक्सपायरी से पहले रिमूव किया जा सकता है? तो यस, डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड बाय ट्राइब्यूनल। कोर्ट चाहे तो डायरेक्टर को उसके टर्म मतलब जो उसका टाइम पीरियड है वो खत्म होने से पहले भी हटा सकती है उसकी पोस्ट से। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे दिए गए हैं। अब कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, तो उससे पहले देखिए, इन मैनी जुरिडिक्शन इंक्लूडिंग इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट provision exists for removal of director by tribunal NCLT before the expiry of term। कंपनीज एक्ट के अंदर NCLT जो ट्राइब्यूनल है, कोर्ट हैगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, वो चाहे तो डायरेक्टर को उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले भी रिमूव कर सकती है। ठीक है। अब किस किस ग्राउंड पर रिमूव कर सकती है, तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अगर डायरेक्टर किसी भी तरीके का मिसमैनेजमेंट कर रहा है या कोई ऑपरेस्ड एक्शन ले रहा है तो उसके लिए उसे रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि शेयर होल्डर और क्रेडिटर में अप्रोच ट्राइब्यूनल। अगर शेयर होल्डर है या क्रेडिटर है, वो ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगाते हैं कि डायरेक्टर इस तरीके से ऑपरेसिव बिहेवियर मैनर में वर्क कर रहा है या मिसकंडक्ट कर रहा है, मिसमैनेजमेंट कर रहा है, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो डायरेक्टर की ड्यूटीज है वो उन्हें पूरा नहीं कर रहा है, उनका ब्रीच कर रहा है, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। नॉन कंप्लायंस और डिफॉल्ट, जो डायरेक्टर है वो जो ऑब्लिगेशंस हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उन्हें कंप्लाई नहीं कर रहा है, उनका डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के रिव्यू में ऐसा है कि डायरेक्टर सही से वर्क नहीं कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू सही नहीं है, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। वॉलेंटरी रिमूवल, डायरेक्टर अगर खुद चाहे तो वो खुद से रिजाइन करके हट सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है उसके लिए। ठीक है, ये आपके सर्कमस्टांसेस हैं जब जब डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है उसके टाइम पीरियड से पहले। नेक्स्ट है, व्हाट विल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? ऐसे कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है जिससे एक पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता? पहला है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो ऑडिट फर्म है और जो की मैनेजरल पर्सन है कंपनी के, अगर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैगा तो फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकता है पर्सन। रिलेशनशिप, मतलब जो ऑडिट फर्म है या कंपनी है उनके बीच में कोई ऐसी रिलेशन है कि बिजनेस की या कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट की, तो फिर वो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, जो ऑडिटर हैगा, जो जिसे अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर, वो पहले कंपनी के अंदर एम्प्लॉय था, तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। फिर है डिफॉल्ट इन पेमेंट, जो ऑडिटर है वो फेल्ड हो जाता है डिपॉजिट फी वगैरह कोई भी रिपे करने में, या जो उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उन्हें मीट आउट करने में, तो वो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नॉन कंप्लायंस है, जो ऑडिटर है वो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर उन्हें कंप्लाई नहीं कर रहा, जो भी रूल्स वगैरह हैं उन्हें कंप्लाई नहीं कर रहा, तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर कन्विक्शन है, जो ऑडिटर है उसने या उसके ऑडिट फर्म के किसी पार्टनर ने कोई ऑफेंस कन्विक्ट कर लिया है फ्रॉड और डिसऑनेस्टी का, तो फिर वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है उसके अंदर जो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताए गए हैं, अगर ऑडिटर ने कोई वो कंडक्ट करा है, कोई एक्शन लिया है, ऐसा मिसकंडक्ट करा है, तो फिर वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। और एज और मेंटेलिटी, या तो उसकी एज लिमिट नहीं हुई है, मतलब कम से कम 21 साल की उम्र चाहिए होती है, इतनी नहीं है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, अब कैपेबल नहीं है, तो फिर वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस द ग्राउंड एंड प्रोसेस फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से ग्राउंड होंगे जब जो कंपनी है उसको वॉलंटरी लिक्विडेट किया जा सकता है? तो देखिए कौन कौन से ग्राउंड होंगे। पहला है डिसीजन बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने डिसीजन ले लिया है कि अब हमें कंपनी को लिक्विडेट करना है, तो उसे लिक्विडेट कर दिया जाएगा। नो डेट डिफॉल्ट, मतलब कंपनी ने की जो लाइबिलिटी है जो उसे रीपे करनी थी, उसका जो भी डेट था वो पे नहीं कर पा रही है कंपनी, तो उसे लिक्विडेट कर दिया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, या सॉल्वेंसी नहीं इंसॉल्वेंसी होना चाहिए, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है तो उसे लिक्विडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होती है जिसके अंदर आपको ये डिस्कस करना होता है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है कंपनी का। फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है उसके लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, उसके बाद आपको 4 वीक के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन के पास करने के 4 वीक के अंदर आपको एक प्रोफेशनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है जो कि कंपनी को लिक्विडेट करेगा। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, तो लिक्विडेटर क्या करेगा, सबसे पहले एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि कंपनी वॉलंटरी बंद होना चाह रही है, अगर किसी का क्लेम है तो वो अपना क्लेम ले ले। फिर इन्वेंट्री एंड वैल्यूएशन, उसके बाद जो लिक्विडेटर है वो इन्वेंट्री एसेट की एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएगा, एसेट्स को रियलाइज करेगा,
उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा एनसीएलटी के पास कि हाँ कंपनी के सारे ड्यू खत्म हो गए हैं, और उसके बाद जब सारी चीजें हो जाएंगी तो एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगी उसके डिसोल्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट है डिपोजिटरी क्या होता है और एक डिपोजिटरी सिस्टम के क्या साइलेंट फीचर होते हैं। तो डिपोजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन दैट फैसिलिटेट होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। डिपोजिटरी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जो कि जितनी भी सिक्योरिटीज होती है, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, जो कुछ भी होता है, उन्हें ई फॉर्म में इन्वेस्टर के बिहाफ पर होल्ड करता है। It function as a central security depository and play a crucial role in security market by providing a safe, efficient and cost-effective way of investor to hold and transfer their security। ये एक कोस्ट इफेक्टिव वे है और बहुत बड़ा रोल होता है डिपोजिटरी का, जो इन्वेस्टर है कि उसकी सिक्योरिटी को सेफ, एफिशिएंट और कोस्ट इफेक्टिव वे में होल्ड करने का और ट्रांसफर वगैरह करने का। ठीक है, साइलेंट फीचर क्या होते हैं? डीमेटलाइजेशन, तो ये सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, फिजिकल फॉर्म में हमें फिजिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री होती है, सारी जो भी एंट्री होती है वो ई फॉर्म में ही होती है। ट्रांसफर एंड सेटलमेंट बड़ी जल्दी हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है। सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है, मतलब एक सेंट्रल सिस्टम है जहाँ पर इसकी सारी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी बनी रहती है। और सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी, किसी भी तरीके का रिस्क ऑफ लॉस, थेफ्ट और डैमेज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो डीमेटलाइजेशन होता क्या है? जो पहले फिजिकल सर्टिफिकेट हुआ करते थे सिक्योरिटीज के, कोई भी शेयर्स वगैरह के, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर करना, वो कहलाता है आपका डीमेटलाइजेशन, जिससे फिजिकल सर्टिफिकेट को आपको हैंडल करने का अब और स्टोर करने का रिस्क नहीं रहेगा, जिससे वो खराब वगैरह हो जाते थे, वो सारे रिस्क एलिमिनेट हो जाते हैं। अब सिक्योरिटीज को डीमेटलाइज करने का प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है अपना डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? जैसे कि एनएसडीएल है, सीडीएसएल है इंडिया के अंदर, ये सारे डीमेट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आपको उनके पास अपना डिपॉजिट, जो आपका फिजिकल सर्टिफिकेट होता है, वो डिपॉजिट करना होता है। और कैसे डिपॉजिट करना होता है? डीआरएफ फॉर्म के अंदर, डिपॉजिट डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर। फिर वेरिफिकेशन करता है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो आपके फिजिकल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है और आपकी डिटेल्स को मैच करता है डीआरएफ से। फिर कंफर्मेशन फ्रॉम इशूअर, तो जो इशूअर कंपनी है उससे कंफर्मेशन लेता है कि हाँ ऐसा कोई आपका शेयर होल्डर है इस नाम का, इस डिटेल का, या नहीं है। फिर क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट, जब वो कंफर्म कर लेता है उसके बाद आपका जो डीमेट अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देता है उतनी सिक्योरिटी से, और फिर आपकी सारी ट्रांजैक्शन उस डीमेट अकाउंट के ही थ्रू होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब्जेक्ट के, वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिया। इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।